गवर्नर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन लाइक सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स स्टक फील करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट है। तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं 1 घंटे के अंदर मैं आपको गवर्नर, इसके साथ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पूरा का पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव कवर अप कराऊंगा। सो जस्ट कम विद अ कॉपी एंड पेन, यू कैन पुट द वीडियो ऑन 1.5x और आप पूरे पूरे सेशन को एक बार में रैप अप कर सकते हैं। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, ये अपनी 20वीं क्लास है, दिस इज द 20th क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके पहले 19 क्लास अपलोड हो चुकी है, 5 क्लासेस और है और 25 क्लास में पूरी पॉलिटी खत्म फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। गवर्नर के बारे में हम सभी ने सुना होगा कि गवर्नर क्या है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक पद है। क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि यूनियन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो एक नॉमिनल हेड है आपके स्टेट के, मतलब देश के। एग्जैक्टली वैसे ही गवर्नर साहब आपके स्टेट लेवल पे एक नॉमिनल हेड के रूप में दिखाई देंगे। यानी कि जो भी पॉलिसी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही होंगी, जब तक गवर्नर साहब उस पर अपना एसेंट नहीं देंगे, वो पॉलिसीज कभी भी एक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा, वो बिल कभी भी एक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद है। ऑल्सो गवर्नर के कुछ बहुत सारे प्रोविजंस है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जैसे सिमिलर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल गिविंग एसेंट टू द बिल, फॉर एग्जांपल एक्टिंग एज अ नॉमिनल हेड, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां पे दोनों में डिफरेंसेस भी है। फॉर एग्जांपल पार्डनिंग पावर, जहां राष्ट्रपति के पास में बहुत ज्यादा पार्डनिंग पावर है, वो मिलिट्री कोड यानी कि मार्शल कोर्ट में भी पार्डनिंग पावर दे सकते हैं। गवर्नर के पास में प्रोविजंस नहीं है, जहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करता हुआ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सीधे से क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रोविजन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द गवर्नर समझने से पहले ये समझो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमारे देश में ना 2 लेवल पे लगता है। यानी कि एक तो यूनियन लेवल पे भी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है और एक आपको स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है। क्या डिफरेंस है यूनियन और स्टेट लेवल पे? देखो, यूनियन लेवल पे भी आपको दिखाई देगा कि प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहां पे आपको राष्ट्रपति है, जो एक पूरा पूरा एनालिसिस दिखाई देता है, वो हमने पार्लियामेंट चैप्टर में कवर अप किया था। एग्जैक्टली ऑन द पैरेलल नोट आपको स्टेट लेवल पे भी गवर्नर दिखाई देंगे, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी दिखाई देंगे। यानी कि जो सेटअप, जो सिस्टम हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूनियन पे लगाया हुआ, एग्जैक्टली सेम सेटअप का रेप्लिका आपको स्टेट पे भी दिखाई देगा, जिसको हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी आपको दिखाई देते हैं गवर्नर। तो अगर आप स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें, जिसमें आपके गवर्नर हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं या फिर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? तो सर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं पार्ट 6 में। दे ऑल कम इन द पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हमने पढ़ा था कि सर पार्ट 5 में क्या आता है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 6 में क्या आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव। पार्ट 4 में क्या आता है? डीपीएसपी। पार्ट 4A में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। पार्ट 2 में सिटीजनशिप एंड पार्ट 1 में क्या आता है? सर पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज। मैंने सारे पार्ट्स कवर अप कराया और हम सिस्टमैटिक तरीके से इन पार्ट्स को कवर अप करते हुए चल रहे हैं अभी तक, है ना। चलो, तो आप देखो कि इसके अंदर में कौन कौन आएंगे, तो एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैं आपको बता चुका हूं। सर इसके अंदर में आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल दिखाई देंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल आपको यूनियन लेवल पे दिखाई देते हैं, एडवोकेट जनरल आपको स्टेट लेवल पे दिखाई देंगे, ठीक है। हमने इनको यूनियन लेवल पे कवर अप किया, स्टेट पे अपन आज कवर अप कर रहे हैं। इन सभी बॉडीज को एक एक करके हम डिकोड करते हुए चलेंगे आज, ठीक है। एक और कमाल की बात, आप सभी ने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में सुना होगा। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में who is recently elected as the vice president of India। अभी हाल फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में किसको इलेक्ट किया गया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। चलो, तो आपने देखा कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है तो एक संवैधानिक पोस्ट है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, इसके बारे में आर्टिकल और बाकी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। वैसे ही गवर्नर के हिसाब से आपके देश में कोई वाइस गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर का पोस्ट नहीं है, है ना। एक ही एनालिसिस को ध्यान रखना, जैसे हमने देखा था ना कि प्रेसिडेंट साहब आपको यूनियन लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, तो गवर्नर साहब स्टेट लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट दिखाई दे, तो गवर्नर के बाद आपको कोई वाइस गवर्नर या फिर डेप्टी गवर्नर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो गवर्नर साहब है ये एक्चुअली में नॉमिनल हेड है, या फिर आप इनको कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है सर, जो आपका स्टेट है उसमें नॉमिनल हेड है, यानी कि स्टेट लेवल पे कोई भी बिल बनेगा तो वो एक्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब गवर्नर साहब उसको साइन करेंगे। आप सभी को पता है कि स्टेट में क्या होता है सर, जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास में एक बिल आता है ना, वो बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है और पास होने के बाद अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, दूसरी बॉडी नहीं है, तो ये बिल जाता है आपके गवर्नर के पास। किसके पास? गवर्नर के पास। जैसे ही गवर्नर उसको एसेंट देते हैं, ये बिल क्या बन जाता है सर? एक्ट बन जाता है। क्या बिना गवर्नर के एसेंट के एक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी बिल अगर एक्ट बनना है तो गवर्नर साहब के पास जाना पड़ेगा। तो आपको क्या पता चलेगा? गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है, यानी कि संवैधानिक रूप से मुखिया है स्टेट पे। लेकिन रियल हेड कौन है? कौन है जो उस बिल के प्रोविजंस को बना रहा है? कौन है उस बिल को प्रस्तुत कर रहा है? किसकी सरकार है? कौन है वो? सर वो है आपके चीफ मिनिस्टर।
Are you getting this? He is the real head. Real head मतलब उनकी प्लानिंग, उनकी पॉलिसी स्टेट में बनती है, इंपैक्टफुल तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है, लेकिन संवैधानिक लेवल पे आके उसमें फाइनल ठप्पा कौन लगाता है? गवर्नर साहब लगाते हैं। इसलिए गवर्नर को नॉमिनल हेड कहते हैं, चीफ मिनिस्टर को सर रियल हेड कहते हैं। ऑन अ पैरेलल नोट, वहां पे प्रेसिडेंट को भी नॉमिनल हेड कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सर रियल हेड कहते हैं। इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक संवैधानिक लेवल पे मुखिया है, बिना उनके ठप्पे के वो पास नहीं होगा, लेकिन उस बिल को बना कौन रहा है, वहां पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन दे रहा है? तो जो उस सरकार के मुखिया है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, यूनियन में प्राइम मिनिस्टर, ये आपके रियल हेड होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको और डिटेल में बताया हुआ है। प्लस एक बहुत ही कमाल का अमेंडमेंट आया था 1956 में। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोविजन ऐड किया। इसने ये बोला कि सपोज करो एक स्टेट है, तो हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, लेकिन इसने एक नया चीज ऐड कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि सर दो या दो से ज्यादा स्टेट हो तो उनके एक कॉमन गवर्नर साहब हो सकते हैं। सो देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर मोर देन 2 स्टेट्स, है ना? दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए आपके पास में कॉमन गवर्नर भी आ सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट इसी अमेंडमेंट में ये भी बोल दिया गया था, जैसे हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है, तो इसने ये बोल दिया कि सर ये दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे दो या दो से ज्यादा स्टेट के कॉमन गवर्नर भी हो सकते हैं। ये हाईकोर्ट वाला मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब मैं आपको जुडिशरी करा रहा हूँ, लेकिन गवर्नर का भी आपको सेम प्रोविजन दिखाई देगा और दोनों 7th अमेंडमेंट से ऐड किए गए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर फिर गवर्नर को सैलरी कौन सा स्टेट देगा? तो एक्चुअली में गवर्नर अगर 3 स्टेट के कॉमन है तो तीनों स्टेट कॉन्ट्री करके सैलरी देंगे, और किस बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ये राष्ट्रपति साहब डिटरमाइन करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिटरमाइन कि इन 3 स्टेट में से स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, इन तीनों स्टेट में से कौन सा स्टेट को कितना पैसा देना है, कितना कॉन्ट्री करना है गवर्नर की सैलरी में, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये ट्रैप है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देता है और 99% एस्पिरेंट मार्क के आते हैं कि पार्लियामेंट इज द राइट वन, बट दैट इज द रॉन्ग वन। क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिकॉज द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज द रीजन व्हाई the salary that should be shared among the state will be decided by the president of India, not by the parliament। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात, आपको थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, है ना? लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल मैनर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आपको कैसे दिखाई देंगे। तो सर जो आपके गवर्नर साहब होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय इनको अपॉइंट करते हैं। गवर्नर के लिए ना ही कोई डायरेक्ट इलेक्शन है और ना ही कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन है, किसी भी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता गवर्नर का, गवर्नर को सीधा सीधा अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली अब देखो तो यूनियन के पास में पावर है। अब जो प्रेसिडेंट साहब है, अभी एक क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या प्रेसिडेंट साहब के पास में इतना डिस्क्रिशनरी पावर है क्या कि वो जिसको चाहेंगे उसको गवर्नर अपॉइंट कर देंगे? नहीं, अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो गवर्नमेंट है, राइट, वो एक नेम को आगे प्रोजेक्ट करती है प्रेसिडेंट साहब के सामने कि इनको हमें इस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए, फिर वो उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के पास भी उतना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि सर इनका अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, तो इनका सैलरी, राइट, कौन से स्टेट में कौन स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे, प्रेसिडेंट ही इसको क्या फाइनल करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हरगोविंद पंत केस में क्या बताया, तो उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर का ऑफिस है एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, एक संवैधानिक ऑफिस है, ये कोई इंप्लॉयमेंट नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में। समझो, मतलब राष्ट्रपति साहब इसको अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में ये कोई है ना इंप्लॉयमेंट है, कहीं जॉब ऐसा वो कर रहे हैं, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है। इतना पावर है इस पोस्ट के पास में कि एक स्टेट के गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होता है। स्टेट के लेजिस्लेचर ने एक बिल को पास कर दिया, अगर गवर्नर साइन नहीं करे तो एक्ट नहीं बन रहा, यानी कि उस स्टेट का भविष्य डिसाइड हो रहा है। तो एक्चुअली में एक बहुत ही अहम सा पद होता है जो आपके गवर्नर का होता है। ठीक है, चलो अब देखो इनको डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं किया गया, फटाफट मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूं। देखो डायरेक्टली इलेक्ट इसलिए नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर आप इनको डायरेक्टली इलेक्ट करोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ इनकॉम्पैटिबल है। इनकॉम्पैटिबल कहने का मतलब है कि आपने स्टेट में एक इलेक्शन तो कर लिया है, कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, चीफ मिनिस्टर के ऊपर में जिम्मेवारी है स्टेट के लोगों का, क्योंकि लोगों ने उनको सरकार में बना करके बैठा हुआ है, राइट। लेकिन जो गवर्नर साहब है ये संवैधानिक पद के मुखिया है, तो इनको सेम इलेक्शन प्रोसेस में आने की आवश्यकता नहीं है, इनको अपॉइंट कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति की तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, राइट। बट ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन इनका कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इनकॉम्पैटिबल। दूसरा, चीफ मिनिस्टर के साथ में कंफ्लिक्ट बन सकता है ना, मतलब चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है तो आपको हमारे पावर, हमसे ज्यादा आपके पास में पावर नहीं हो सकता। गवर्नर बोलेंगे हमें भी लोगों ने इलेक्ट करके भेजा तो हमारे पास आपसे ज्यादा पावर है। तो दोनों में एक कंफ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर दोनों को लोग ही इलेक्ट करके भेजेंगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसके पास में ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है।
तो चीफ मिनिस्टर को लोग इलेक्ट करते हैं और गवर्नर को राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं, ये भी रीजन है। प्लस ये नॉमिनल हेड है, मात्र इनका काम क्या है, इनका काम है कि आप संवैधानिक रूप से देखिए कि स्टेट में संवैधानिक तरीके से चीजें हो रही है नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो आप जाकर के प्रेसिडेंट साहब को लिखिए कि आप हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाओ, क्योंकि यहाँ पे संविधान को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। आपका बस यही काम है, इसके लिए अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि आप इलेक्शन करा रहे हैं, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस जिसके कारण क्या बोला गया सर कि प्रेसिडेंट साहब का आपका इलेक्शन नहीं होगा, राइट, देयर विल बी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। और कहीं ना कहीं सही भी है, कैनेडियन मॉडल से हमने उसको स्टार्ट किया, मतलब कनाडा में आपको पता चलेगा अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन अमेरिका में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, तो हमने इसमें कनाडा मॉडल को फॉलो किया हुआ है। फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में बहुत बार आ जाते हैं ना, क्वेश्चन ये है सर कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन लेवल पे जो दो चीजें आपको दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी सेम है कि एक तो सिटीजन होना चाहिए देश का, प्लस 35 वर्ष की मिनिमम आयु उनकी होनी चाहिए, दैट इज आल्सो दी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 35 years दैट इज द मिनिमम एज, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ द नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा सर सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, सबसे पहले समझो सरकारिया कमीशन क्या है। तो देखो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो रहा था, तो सर सेंटर और स्टेट के बीच में ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, राइट, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारे रिलेशंस के बीच में कांस्टेंट समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बेसिकली सरकारिया कमीशन को बनाया गया। अब ये सेंटर स्टेट के बीच में समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि देखो सेंटर क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति साहब है और वो गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, वो गवर्नर स्टेट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसे गवर्नर अपॉइंट हो गए जो स्टेट की पार्टी की विचारधारा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में मुद्दे और परेशानियां बढ़ते ही जा रही हैं, इस टाइप का सिचुएशन भी ना हो, राइट, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जैसे अपने वेस्ट बंगाल का केस सुना था अभी कुछ साल पहले तक, वेस्ट बंगाल की सीएम और गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, है ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अब आपके जो गवर्नर है इनको अपॉइंट ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर का तो रोल है ही, लेकिन अपॉइंट गवर्नर जो है वो स्टेट के लिए हो रहे हैं, तो स्टेट का भी रोल आ गया। तो अगर सेंटर और स्टेट से संबंधित कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कमीशन बनाए गए थे, जिसमें आपको सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन दिखाई देंगे। तो सरकारिया कमीशन ने बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन दिया कि इन चीजों को ध्यान में रखो जब आप गवर्नर को अपॉइंट करते हो। पहला तो उन्होंने बोला कि वो कुछ ना कुछ फील्ड में इमिनेंट होने चाहिए, मतलब किसी ना किसी फील्ड में उनके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं, आपको अपॉइंट किया जा रहा है और संवैधानिक मुखिया के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है, तो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छी समझ रखें या फिर सोशल सर्विस से रिलेटेड बहुत अच्छी समझ रखें, किसी ना किसी फील्ड में यू शुड हैव सम ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट इज द वन थिंग। दूसरा सर आप स्टेट से बाहर के होने चाहिए। रीजन है, अगर सपोज करो आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको मध्य प्रदेश का ही गवर्नर बना दिया गया, तो क्या आप गवर्नर बन करके मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए बहुत ही न्यूट्रल डिसीजन लेंगे? नहीं लेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि यार ये मध्य प्रदेश में ये वाला जो गांव है ना, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मेरे लोग हैं, मैं इनसे ज्यादा इंक्लाइंड फील करता हूँ, मैंने वहां बचपना गुजारा है, आप उनके लिए ज्यादा अच्छा करोगे, बाकियों को थोड़ा कम प्रेफरेंस दोगे, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, राइट। ये भी हो सकता है सर कि उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाए, उस डिस्ट्रिक्ट में इंक्लाइनेशन ज्यादा हो जाए, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। दैट इज द रीजन वाई जो इंसान अगर किसी स्टेट का गवर्नर बनाया जा रहा है तो उसका ओरिजिनेशन किसी और स्टेट में होना चाहिए, राइट, उसी स्टेट का नहीं हो, दैट इज द प्रायोरिटी। दूसरा सर रिसेंट ईयर में स्टेट पॉलिटिक्स से वो डिटैच्ड होनी चाहिए। रिसेंट ईयर में मतलब आप पिछले कुछ वर्ष में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। आपने कभी सुना है क्या कि गवर्नर साहब बहुत पॉलिटिक्स वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं? नहीं सुना, लेकिन आपने चीफ मिनिस्टर का सुना होगा कि बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट, जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का आपने सुना होगा, लेकिन गवर्नर का नहीं सुना होगा, क्योंकि संवैधानिक मुखिया है। आपने कभी राष्ट्रपति को नहीं देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है आपने देखा हो, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रपति है, मतलब वो कहीं ना कहीं संवैधानिक मुखिया है। तो ये बहुत ही मर्यादा वाले पद है, यहाँ पे वैसे लोग को भेजा जाता है जिनका पोस्चर, जेस्चर, काम, एक्सपीरियंस उस पोस्ट के लिए इंक्लाइंड हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस के रूप में यहाँ पे बताए गए। प्लस politician from ruling party at center should not be appointed in opposition ruled states। ये बात भी सही है कि ऐसे स्टेट जहां पे अपोजिशन की सरकार है, अब ऐसा ना हो कि आप वैसे जगहों पे अपने मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट कर दो, फिर क्या होगा, फिर बेचारे वो चीफ मिनिस्टर कोई भी बिल लेकर के आएंगे, आप तो मना ही करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी तो अपोजिशन वाले, तो ना उस बिल को कभी एक्ट बनाया जाएगा, आप हो सकता है उसके रीजनेबल बिल को नहीं रखोगे, आप हर चीज में टांग अड़ाओगे, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनरी है स्टेट का वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें भी नहीं होना चाहिए, दैट इज द रीजन ये भी प्रोविजन डाला गया इसमें। प्लस चीफ मिनिस्टर मस्ट बी कंसल्टेड इन अपॉइंटमेंट, है ना, इसको भी बोला गया कि आप चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ये है कि अब देखो वो कंसल्टेशन में चीफ मिनिस्टर मना कर दे रहे हैं तो वो उनका दिया हुआ स्टेटमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि सीएम ने मना कर दे नहीं आप इनको गवर्नर नहीं बनाइए, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं बना सकते, राष्ट्रपति तब भी बना सकते,
बट आप कंसल्ट कर लो, ताकि अगर कोई समस्या है तो आप पहले डिस्कस कर लो उन पर्सनालिटीज के बारे में, चीफ मिनिस्टर का क्या ओपिनियन है, राइट, ताकि चीजें थोड़ी सॉर्टेड रहे, है ना। गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल का गवर्नेंस है उसमें समस्या ना हो, चीजें स्मूथ और स्ट्रीमलाइन होते हुए चलती हुई नजर आए, ठीक है। अगर मैं आपको ओथ और कंडीशंस की बात करके बताऊं तो ओथ में आपको सबसे पहला क्या दिखाई देगा, सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये एग्जीक्यूट ऑफिस फेथफुली, है ना, बहुत ही सही तरीके से, फेथफुल तरीके से अपने ऑफिस में अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करें, पहली चीज तो ये। प्लस जो आपका संविधान है उसको प्रोटेक्ट करे, प्लस लोगों के वेलबींग के बारे में सोचे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रोविजन है ना, और कहीं ना कहीं ये इसलिए डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि आप संवैधानिक रूप से संविधान के मुखिया के रूप में वहां पे अपॉइंट हो रहे हो, तो यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके स्टेट में ऐसा लगता है कि संविधान को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज आर नॉट वर्किंग, तो आप राष्ट्रपति को रेकमेंड कर सकते हो कि सर आप हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, है ना। द गवर्नर कैन रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, एंड दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा नहीं है कि उनको रेकमेंड करने के लिए चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेना पड़ेगा कि सर हम सोच रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को एक लेटर लिखे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। नहीं, गवर्नर को अगर लग रहा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ जो बाकी मिनिस्टर्स हैं और जो भी बाकी फंक्शनरीज है वो ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे, वो लिख देंगे सीधा राष्ट्रपति को कि आप आइए और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा पूरा स्टेट का वो सब कुछ खत्म, एवरीथिंग विल बी रैप्ड अप, सब कुछ कहीं ना कहीं यूनियन के पावर में आ जाएगा। मैंने इसको काफी डिटेल में आपको इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ाया, जहां मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी सब कुछ पढ़ाया विद डिफरेंट प्रोविजन, इंपैक्ट और कैसे लगाया और हटाया जाता है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, है ना। कोई भी एस्पिरेंट जो सिंसियर बेसिस पे सीरीज को फॉलो कर रहा है, ट्रस्ट मी, एक एक घंटे, डेढ़ घंटे की क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 80 या 90 घंटे में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, 25 से 30 घंटे में इतनी अच्छी पॉलिटी करा दूंगा कि आपसे क्वेश्चन लगेंगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। अभी 2 दिन पहले बीपीएससी का पेपर हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में डाला था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक की वीडियो से सीधे स्ट्रेट लग रहे थे, राइट। मैं क्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये दिखा रहा हूं कि हाउ ऑथेंटिक दिस सीरीज आर, सो प्लीज टेक देम सीरियसली, है ना। ऐसा नहीं कि फ्री में है, अनपेड है तो क्वालिटी नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड ट्रस्ट मी, जिन जगहों पे मैं काम कर रहा हूँ बहुत बड़े पेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज पर सीनियर मोस्ट जज। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं ओथ कौन दिलवाता है आपके गवर्नर को, तो जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो गवर्नर साहब को ओथ दिलवाते, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन दिलवाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस के मतलब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को ओथ दिलवाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है गवर्नर को ओथ दिलवाएंगे। अगर सपोज करो राष्ट्रपति को ओथ दिलवाना हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो तो सर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो ओथ दिलवाएंगे। ऑन अ पैरेलल नोट, हाई कोर्ट में भी अगर गवर्नर को ओथ दिलवाना हो और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो तो हाई कोर्ट में भी जो सीनियर मोस्ट जज है वो ओथ दिलवाएंगे। ये एकदम लॉजिकल है, इसको मैंने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्रोनोलॉजी बताया था, है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हमने क्रोनोलॉजी भी पढ़ा हुआ था उसमें। चलो, कंडीशन क्या है सर, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली अब एक संवैधानिक पद पे बैठ चुके हैं। तो अगर आप कहीं भी सपोज करो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी है, जैसे ही आप इलेक्ट हुए या फिर जैसे ही आपको अपॉइंट किया गया आप रिजाइन करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू बी मेंबर ऑफ एनी हाउस। प्लस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है, मैंने बार बार बताया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसको एक तरीके से समझ जाओ कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिसके बदले आपको सैलरी, पेंशन, रेवेन्यू कुछ भी मिल रहा है। अगर आप कुछ भी ऐसी जगह पे इंप्लॉयड है तो आप गवर्नर नहीं बन सकते, आपको न्यूट्रल होना है, राइट। प्लस सर आपको ना ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, राजभवन, हर स्टेट में राजभवन होता है जहां पे गवर्नर साहब रहते हैं, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई रेंट नहीं देना, फ्री में रहेंगे। जैसे राष्ट्रपति साहब कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, गवर्नर कहाँ रहेंगे, राजभवन में, है ना। प्लस आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए पर महीने की होगी, राइट, 2018 में इसको रिवाइज किया गया था, राइट। और आपको सर लीगल जो लाइबिलिटी है उससे इम्यूनिटी मिलेगा। एक कमाल का चीज मैं आपको प्रेसिडेंट में ही बता चुका हूं, हम सभी ने आर्टिकल 14 पढ़ा था, फंडामेंटल राइट, याद करो मैंने आप सभी को पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने सर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब हमारे देश में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कितना भी बड़े पद पे है, कोई कितने भी छोटे पद पे, सबके लिए कानून एक समान। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर, है ना, जो राष्ट्रपति है या फिर जो गवर्नर है, इनके अगेंस्ट कभी भी क्रिमिनल केसेस स्टार्ट नहीं हो सकते, एटलीस्ट बाय द टाइम दे आर सिटिंग ऑन दिस पोजीशन, जब तक उस गद्दी पे बैठे। ये एक एक्सेप्शन है। कैसा इमेज जाएगा कि आपके गवर्नर के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है, सोचो, कोई भी क्रिमिनल केस, है ना, राष्ट्रपति के अगेंस्ट चल रहा है, कितना गलत इंप्रेशन जाएगा। तो इनको इम्यूनिटी मिला हुआ, लीगल इम्यूनिटी, कि आप इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। दूसरा,
सिविल केस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा। कितना टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा मैंने पढ़ाया हुआ है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। नहीं पता तो चेक करो भैया सीरियसली, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन इन फैक्ट्स पे अच्छे से करते हुए चलो, है ना, पूछा जा सकता है। तो इनको अरेस्ट आप नहीं कर सकते, इनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते इस कार्यकाल में। आगे अगर हम चले तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या है सर, 5 साल का टर्म है। बेसिकली 5 साल के लिए गवर्नर अपॉइंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है तो 5 साल से पहले गवर्नर को हटा सकते हैं। सो नॉर्मली इट इज द 5 ईयर, बट राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। प्लस ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिजाइन भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, इनका ट्रांसफर हो सकता है, इनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये तब तक उस गद्दी पर रहेंगे जब तक इनके सक्सेसर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपने अभी पुराने वाले गवर्नर का 5 साल पूरा हो गया और नए वाले गवर्नर अभी 2 महीने बाद अपॉइंट होंगे तो इनको चले जाना है, तब तक स्टेट में कोई गवर्नर ही नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो 2 महीने बाद आएंगे तो ये गवर्नर साहब 2 महीने एक्स्ट्रा रहेंगे उस गद्दी पे। तो ऐसा यूजुअली इसलिए नहीं होता क्योंकि गवर्नर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके सक्सेसर्स को पुराने वाले के टाइम पूरे होने से पहले ही चुन लिया जाता है, फिर अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ऑब्वियसली बात है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टर्म में उनका इलेक्शन हो जाता है और गवर्नर में तो खैर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर ही लेते हैं पुराने वाले के कार्यकाल पूरे होने से पहले, है ना, बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर। अगर मैं आपको बताऊं पावर्स ऑफ गवर्नर, तो ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा आज ही क्लास में, जब मैं आपको आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा सर, एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है स्टेट में, कहीं ना कहीं गवर्नर के पास अथॉरिटी है उसको एग्जीक्यूट करने का। जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है ना। तो देखो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नर के नाम पे हो रहे हैं। स्टेट के जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई पॉलिसी लेकर के आना है, कुछ भी आपके गवर्नर साहब के नाम पे होगा, जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा था, है ना। दूसरा सर, जितने भी अपॉइंटमेंट है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, है ना। जो भी स्टेट के वीसीज हैं, वाइस चांसलर्स है, उनको भी गवर्नर करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब स्टेट के यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होते हैं, चांसलर होते हैं, है ना। तो चांसलर कौन है, गवर्नर खुद है। वाइस चांसलर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं कि भैया हमारे स्टेट का हालत खराब है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और चीफ मिनिस्टर से किसी भी चीज के ऊपर में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यार आप लोगों की गवर्नमेंट में मैंने सुना है कुछ ऐसा हो रहा है, बताओ क्या प्लान कर रहे हो आप लोग, कैसी चीजें आगे चलेंगी, राइट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। आप मतलब गवर्नर साहब उनसे पूछ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को आगे बताना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं क्या है स्टेट में, संविधानिक मुखिया है। सो चीफ मिनिस्टर हैज टू कन्वे थिंग्स, है ना। चलो, तो ये आपको बेसिकली गवर्नर में दिखाई देगा। और क्या पता चलेगा सर, फाइनेंशियल पावर में आप ये समझ जाओ कि जो भी फाइनेंस से संबंधित इशू है, गवर्नर साहब के परमिशन से स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। मतलब अगर सपोज करो एक बिल को इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा बिल को सर, मनी बिल को, पैसे से संबंधित कोई बिल है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो गवर्नर साहब के परमिशन से ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिना गवर्नर के परमिशन के वो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनका काम है कि स्टेट का जो बजट है वो लेजिस्लेचर में रखा जाए, मनी बिल इन्हीं के नाम पे होगा, राइट। अगर सपोज करो पैसा निकालना है कॉन्टीजेंसी फंड से, कॉन्टीजेंसी फंड का मतलब क्या है, इमरजेंसी फंड, मतलब ऐसा फंड जिससे पैसा हमें कुछ आपातकालीन सिचुएशन में निकालना है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांस में निकालना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ऐसे निकलवा सकते हैं। प्लस फाइनेंस कमीशन जो स्टेट में 5 साल का फाइनेंस को लेकर के पूरा पिक्चर डिजाइन कर रहा है, कहां पे कितना पैसा लगाना है, इसको भी कौन बना रहा है, इसको भी गवर्नर ही बना रहे हैं। तो सब के सब गवर्नर के फाइनेंशियल पावर है। और जो आप पावर गवर्नर में देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पावर राष्ट्रपति के पास है इन टर्म्स ऑफ यूनियन, यूनियन के स्तर पे। तो अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है अच्छे से, तो गवर्नर आपके लिए बहुत ईजी, आपको लगेगा कि मैं बस रिवाइज कर रहा हूं, आपको कुछ बहुत यूनिक नहीं दिखाई देगा। कुछ प्रोविजंस आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगे जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में हाईलाइट करते हुए बताते रहूंगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है। जुडिशियल पावर में देखो तो इनके पास भी पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 161 में। राष्ट्रपति में बताओ पार्डनिंग पावर कहां पढ़ा था हमने, आर्टिकल 22 था, 74 था, बताया, बताओ फटाफट, पढ़ाया था ना मैंने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्डनिंग पावर। वैसे ही गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, वो है सर आर्टिकल 161 में। क्या है आर्टिकल 161? तो गवर्नर भी स्टेट में कोई क्राइम हुआ है, राइट, तो स्टेट के क्राइम से संबंधित किसी इंसान को पार्डन कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट से। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने महाराष्ट्र का क्राइम किया और बिहार के गवर्नर उसको माफ कर दे रहे हैं, उसके गलती को क्षमा कर दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के गवर्नर ही करेंगे, बिहार का कोई क्रिमिनल है उसके क्राइम को माफ करना है तो बिहार के गवर्नर साहब करेंगे। बेसिकली जो इनका पार्डनिंग पावर है यानी कि गवर्नर साहब का,
और जो राष्ट्रपति का था उसमें कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि गवर्नर साहब फांसी की सजा नहीं रुकवा सकते, है ना। जो सपोज करो किसी को, है ना, फांसी की सजा मिली है तो उसको अगर अपनी सजा माफ करवाना है तो राष्ट्रपति ही कर सकते, गवर्नर के पास पावर नहीं। अगर गवर्नर के पास ये पावर होता तो सोचो जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको फांसी की सजा होती है वो सब लास्ट में दौड़ के जाते हैं राष्ट्रपति के साथ, और राष्ट्रपति साहब मना कर देते तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको फांसी मिल जाती है। अगर ऐसा प्रोविजन गवर्नर के पास भी होता कि गवर्नर भी फांसी की सजा को माफ करवा सकते हैं तो कितने क्रिमिनल्स, उनको कितना टाइम मिलता। वो पहले जाते प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट मना कर देते, फिर वो जाते गवर्नर ऑफ बिहार, फिर गवर्नर ऑफ यूपी, फिर गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नर ऑफ एमपी, ऐसे गवर्नर के पास दौड़ते 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 पूरी जिंदगी वो जेल में काट लेते। तो देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है, इन पॉलिटी देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, नथिंग इज इलॉजिकल, है ना। तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे सर, आर्टिकल 161 में जो पार्डनिंग पावर है सब कुछ सेम है, फांसी की सजा नहीं दे सकते, नंबर 1। दूसरा सर, जो कोर्ट मार्शल है, मतलब अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई सजा दिया है तो गवर्नर उस सजा को भी माफ नहीं कर सकते। मिलिट्री कोर्ट ने कोई सजा दिया है तो भैया उस सजा को माफ कराने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। हाँ, इन तीनों के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है, गवर्नर नहीं है। तो कोर्ट मार्शल जो है वो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। प्लस हाई कोर्ट में अगर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो गवर्नर ऑफ इंडिया से पूछा जाता है, राष्ट्रपति पूछते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एनीवेज आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको जब जुडिशरी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से जो हाई कोर्ट के जजेस है उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो कौन सी बॉडी होती है। उसमें बेसिकली आपको राष्ट्रपति दिखाई देते हैं, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखाई देते हैं, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिखाई देते हैं, प्लस वहां के गवर्नर दिखाई देते हैं स्टेट के। लोग सब डिसाइड करके एक स्टेट में जज को अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट में। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस जितने भी है उसको सीधा अपॉइंट आपके गवर्नर कर देंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट साहब करेंगे। लेकिन किसको हाई कोर्ट का जज बनाना है तो उसमें जो एक कमेटी बैठती है जो नाम रखती है उसमें गवर्नर मेंबर है, लेकिन अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जज का राष्ट्रपति कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। ये कुछ बहुत फाइन लाइन है जहां पे गलतियां होती हैं, तो ये मैं आपको जुडिशरी में बताऊंगा बेसिकली आने वाली क्लासेस में कि कैसे कौन से जज में किनका क्या रोल होता है ना। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अभी से बताने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉमिनल हेड है। आपके प्राइम जो चीफ मिनिस्टर थे वो रियल हेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब कुछ ऐसी शक्तियां जो गवर्नर के पास है, समझबूझ की शक्तियां, विवेक। मतलब यहाँ पे गवर्नर को जो चीफ मिनिस्टर है उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये समझ जाओ, जब आप प्रेसिडेंट साहब को पढ़ते हो, राइट, तो जब भी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को अगर एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस, तो ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर में बाइंडिंग होता है। इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत ही थिन लाइन है, बच्चे गलती करते हैं। क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि सपोज करो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने आकर के राष्ट्रपति को एक एडवाइस दिया कि सर इसको ऐसे करना है, तो ये एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग है। जो एडवाइस दे दिया है उसको राष्ट्रपति को फॉलो करना ही करना है, राष्ट्रपति मुकर नहीं सकते। लेकिन यही केस अगर गवर्नर के केस में हो, ये गवर्नर को सपोज करो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों आकर के कुछ एडवाइस दे रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। क्या है सर, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस को फॉलो ना भी कर सकते हैं, उसको मना भी कर सकते हैं। इनके पास में ये पावर है, यानी कि गवर्नर के पास क्या है, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब क्या है सर, इनके पास विवेक की पावर है, अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। किसी के डिसीजन को जबरदस्ती इनको फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लेस डिस्क्रिशनरी पावर देन द गवर्नर। अब ये पॉइंटर्स आपको लक्ष्मीकांत में रेयरली कोने में कहीं दिखाई देगा, बहुत लिटरेचर के बीच में, जो बच्चों के आंख से निकल जाता है या फिर उसको समझ नहीं पाते, जिसको मैं यहाँ पे कट टू कट करा रहा हूँ। सो ट्रस्ट मी, दीज आर द एरियाज जहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाएंगे और आप गलती करके आओगे। कितने बार भी पढ़ा दो फिर भी गलती करके आओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब आया तो गलती मत करना। अभी मैंने पढ़ाया था जितने भी टॉपिक्स जहां पे अटॉर्नी जनरल है ना, एंड प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट समन करना, प्रोरोगेशन करना पार्लियामेंट का, सब में से क्वेश्चन आया था बिहार पीसीएस में, राइट, सब में से क्वेश्चन आया था, राइट। अभी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, आई एम टेलिंग यू दीस आर द एरियाज जहां से क्वेश्चन आते हैं, थीमेटिक एरिया से। तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे सारे एग्जाम्स के लिए, नॉट जस्ट द स्टेट पीसीएस बट ऑल्सो फॉर द यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। बाकी अपना जोनर तो वही है, चैनल का नाम भी पता है आपको, है ना। चलो भैया, अच्छा एक चीज और, जो भी एस्पिरेंट यहाँ तक देखते हुए आ रहे इस वीडियो को, अगर आपको उसका कंटेंट चाहिए तो आपको कंटेंट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी बाय रुपेश, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाद में ये मत बोलना सर
पीपीटी नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो इनके पास में क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है। एक, कोई भी बिल को ये रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब समझो इस चीज को, अगर सपोज करो कोई बिल है, लिसन दिस केयरफुली, अगर कोई बिल है ना, स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल को पास कर दिया। अब वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद किसके पास आया, गवर्नर के पास आया। अब गवर्नर के पास ऑप्शन है कि गवर्नर उस बिल को एसेंट देकर के उसको एक्ट बना दे या तो उसको पास कर दे। दूसरा, गवर्नर के पास ये भी पावर है, लिसन दिस केयरफुली, गवर्नर के पास ये भी पावर है कि इस बिल को वो रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, अगर उनको लगता है कि ये जो बिल है इसके जो प्रोविजन है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, देश के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब अगर एक बार गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अब उसमें गवर्नर का रोल खत्म है। अब उस बिल पे जो भी होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। राष्ट्रपति हैज द कंप्लीट पावर टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस बिल। राष्ट्रपति जितने बार चाहे उस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर में इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं लगता, सस्पेंसिव वेटो नहीं लगता है। मैंने बेसिकली आपको सस्पेंसिव वेटो जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी बिल को एक बार रिटर्न कर देंगे, दूसरी बार अगर वो बिल फिर से राष्ट्रपति के पास आता तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति के पास इतना पावर नहीं है कि वापस से रिटर्न कर दो कि नहीं इसमें ये भी चेंज करके लाओ, वो भी चेंज करके लाओ। एट मैक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के बिल को एक ही बार रिटर्न कर सकता है। लिसन दिस वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स केयरफुली, दे आर द ट्रैप्स, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के बिल को एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं कि आप इसमें कुछ बदलाव करिए। अब वो पार्लियामेंट बदलाव करे ना करे, अगर उसने फिर से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का वेटो पावर खत्म, वेटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज सस्पेंडेड, इसलिए इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वेटो। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में गवर्नर के द्वारा रिजर्व करने के बाद में, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में जितनी बार चाहे रिटर्न करना वो रिटर्न करा सकते हैं। वो दूसरी बार भी भेज सकते हैं, अभी फिर से ठीक करो, तीसरी बार भेज सकते हैं, इसमें ये ठीक करो, चौथी बार भेज सकते हैं, इसमें ये ठीक करो। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में सस्पेंसिव वेटो नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितनी बार हो सके स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास में एक बिल को एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी बिल्स। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल में, है ना। चलो जी भैया, तो ये हो गया आपका। प्लस इनको यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया जा सकता है एडिशनल चार्ज के रूप में। कोई एक यूटी है सर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शंस करने उससे रिलेटेड, वो कर सकते हैं। ही हैज द एडिशनल चार्ज। सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब सपोज करो कोई भी पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं है ना, सबके पास में 20%, 30%, 40%, किसी के पास में 50% से ज्यादा क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर किसी को भी उसमें से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उसमें से दो पार्टियों ने एक साथ मिलकर के कोएलिशन कर लिया है ना, एक ग्रुप बना लिया, तब तो जो उस कोएलिशन का फेस होगा उसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, गवर्नर को। लेकिन अगर किसी ने कोएलिशन नहीं किया है, किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो आपके गवर्नर के पास में चांस है, पावर है, वो किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। दूसरा, अगर सपोज करो सीएम के पास में मेजोरिटी ना हो तो वो आपके गवर्नर साहब सीएम को डिसमिस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि आपके पास में मेजोरिटी थी, मेजोरिटी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर नहीं, है ना। कौन हटाएगा? गवर्नर हटाएंगे, इनके पास पावर है, ठीक है। असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं गवर्नर, अगर उनको लगता है कि प्रेजेंट सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सर, इसमें आपके पास में मेजोरिटी थी तो आपकी सरकार थी, है ना। अब आपकी मेजोरिटी खत्म, सरकार खत्म, एज सिंपल एज दैट। कौन हटाएगा आपको? गवर्नर हटाएंगे। पूरी तरीके से पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है ना। चलो जी भैया, नेक्स्ट टॉपिक हियर इन फ्रंट ऑफ अस इज चीफ मिनिस्टर। तो हमने अब नॉमिनल हेड पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू कवर इज द रियल हेड। आज की क्लास में आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव कवर कराऊंगा, यानी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, सेम चीज है। गवर्नर आपके नॉमिनल हेड थे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इनको डी ज्यूरे कहा गया है। चीफ मिनिस्टर होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, इनको डी फैक्टो कहा गया है। प्रेसिडेंट साहब भी आपके डी ज्यूरे हैं और प्राइम मिनिस्टर आपके डी फैक्टो है, राइट। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ। आगे चलो, अब यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें सेम दिखाई देंगे, कॉपीड दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर इनको अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। अब मेरे को बताओ फटाफट वो कौन सा आर्टिकल था जहां पे हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे? याद करो, दैट इज आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोला था कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? सर, राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी इंसान का नाम रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति के पास कि आप इनको मिनिस्टर ग्रुप में अपॉइंट करिए, तो राष्ट्रपति उन लोगों को मिनिस्टर ग्रुप में भी अपॉइंट करेंगे। दैट इज अंडर आर्टिकल 75।
यहां तक कि इसमें यह भी था कि सरकार उन्हीं की है, मिनिस्टर्स उन्हीं की है जिनका कॉन्फिडेंस है, जिसके पास मेजोरिटी है। यानी कि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपके पास सरकार नहीं है। यूनियन की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 75 से हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पढ़ा था कि अगर आपकी मेजोरिटी तो आपकी सरकार, अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है तो आपकी सरकार भी नहीं है। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस यू हैव द गवर्नमेंट, इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस यू डू नॉट हैव द गवर्नमेंट, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 25 में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन इन्फ्रेंसेस वैसे ही निकलते हैं, है ना। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो देखो आपको आर्टिकल 164 सेम चीज बता रहा है गवर्नर को लेकर के, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सीधा सीधा बात है भाई, अगर कोई भी इंसान लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, राइट, और अगर वो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर प्रोवाइडेड उनकी पार्टी को मेजोरिटी सीट मिली और पार्टी ने उनको एज अ फेस चुना, तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे, है ना। कन्वेंशन तो यही है कि गवर्नर मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही अपॉइंट करते हैं। किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर का मृत्यु हो गया तो रूलिंग पार्टी को अपने नए लीडर को फटाफट इलेक्ट करना है। सपोज करो एक पार्टी है, इस पार्टी के अंदर में 50 लोग हैं, अब इनके एक चीफ मिनिस्टर थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो अब ये 50 लोग फटाफट डिसाइड करेंगे कि हमें अब चीफ मिनिस्टर का फेस किसको रखना है, पुराने वाले की तो मृत्यु हो गई है। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर आपके गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इन 50 में से किसी को भी सीएम बना सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि नहीं 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 हम चाहते इनको बनाया जाए, तो फिर वो डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो गया। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं इन चीजों को, राइट। जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली और काउंसिल में क्या डिफरेंस है ये आपको अगली क्लास में बताऊंगा मैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का होगा, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। चलो आगे देखो, अगर मैं ओथ, टर्म और सैलरी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कौन ओथ दिलवाएगा, गवर्नर दिलवाएंगे, है ना। कितने साल के लिए होता है सर, 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ओथ में बोला गया कि आप अपने स्टेट की सॉवरेनिटी को मेंटेन करेंगे, आपका स्टेट अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेगा, राइट। आप बहुत ही फेथफुल होकर के जस्टिस करेंगे सबके लिए, ठीक है। प्लस ओथ ऑफ सेक्रेसी दिया जाता है। ओथ ऑफ सेक्रेसी का मतलब है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर ग्रुप में अपॉइंट होते हैं तो आपको बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता चलती है अपने स्टेट में, कि यहाँ पे ये एजेंसी काम कर रही है, उसका हेडक्वार्टर वहां पे, ये चीज वहां रखा हुआ है। कल अगर आप इस पद पे ना भी रहे तो आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो हमारे देश में मिनिस्टर्स चाहे कैसे भी रहे, कोई अच्छे रहे, कोई बुरे रहे, पढ़े लिखे रहे, अनपढ़ रहे, लेकिन एक चीज सबने बहुत अच्छा काम किया सर, कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, कि कौन सी चीज कहां पे रखी है, कहां पे कौन सा रॉ का एक्टिव मेंबर काम कर रहा है, किस जगह पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए, क्या हमारा प्रोग्राम है, प्लान है, कुछ भी नहीं डिस्क्लोज किया गया। दैट इज द ओथ ऑफ सीक्रेसी। इतने बड़े पद पे बैठाए गए हैं तो आपको ये ओथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पे हैं, आपके डिसीजन लेने पे काम किया जाएगा, लेकिन कल हो सकता है कि आप इस पद से चले जाए, क्योंकि आप तानाशाह तो नहीं है, राइट। कोई नया इलेक्ट होकर के आपके पास में आ सकता है। तो आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर के बैठे यहाँ पे, कल आप चले जाएंगे तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओथ ऑफ सीक्रेसी राष्ट्रपति दिलाएंगे, है ना। इनका टर्म भी सर कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 5 साल की सरकार होती है तो 5 साल के लिए बैठते हैं। अगर इनकी सरकार गिर गई तो ये चले जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट चली जाएगी, यानी कि चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे। सैलरी वैलरी आपका स्टेट लेजिस्लेचर इसका इनका डिसाइड कर रहा है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सबकी सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है ना। नेक्स्ट है सर, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित क्या ड्यूटी है इनका। तो सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित इनकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, कि ये रेकमेंड करते हैं किसको हमें कौन सा मिनिस्टर अपॉइंट करना है गवर्नर के पास। सपोज करो अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं अगर चाहूँ ना कि मेरा भाई है, राइट, मेरे एक और कजन है, मैं इन लोगों को ये मंत्रालय दे दूं तो मैं दिला सकता हूँ, मेरे पास पूरा पावर है। मुझे बस इनका नाम रेकमेंड करना है गवर्नर को, मैं जिनका भी नाम बोलूंगा गवर्नर उनको बुलाएंगे, चलो भैया आप ये मंत्री बन गए, आप वो मंत्री बन गए, अपॉइंट हो गए। और सिमिलर चीज में आपके प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, अगर वो जिनका नाम रेकमेंड करेंगे उनका नाम को प्रेसिडेंट बुला करके वो दिलाएंगे, उनको वहां पे मंत्री बना देंगे। इतना पावर होता है इन लोगों के पास में, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये जिसकी चाहे मंत्रालय बदल सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मंत्रालय को एलोकेट कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं, कोई मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई साहब आप रिजाइन करो, अगर वो रिजाइन नहीं कर रहा तो उसको डिसमिस करा सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट की मीटिंग को हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। जितने भी मिनिस्टर्स उनको गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट, बोलते हैं कि इस तरीके से काम करो, तभी सारे मिनिस्टर्स आपके चीफ मिनिस्टर को स्टेट में फॉलो करते हैं, और पार्लियामेंट यानी कि यूनियन में आपके प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं ना। और प्लस अगर सपोज करो इनका डेथ हो गया और या फिर ये रिजाइन कर गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जा सकता है, डूब सकता है। यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन डाल दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूं अपने पद से, तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं गए, पूरी सरकार चली गई, सारे मिनिस्टर चले गए, सारे एमएलए चले गए, सब कोई चला गया। फिर से इलेक्शन होगा, फिर नई सरकार बनेगी, नई इलेक्शन,
नए एमएलए आएंगे, नई पार्टी बैठेगी, नया चीफ मिनिस्टर आएगा, नए मिनिस्टर्स बैठेंगे, इतना पावर है चीफ मिनिस्टर के पास, क्योंकि आप फेस हो ना भाई, पूरे लोगों का फेस हो, आप पार्टी का फेस हो। आर यू गेटिंग दिस? आपने रिजाइन किया, पूरी पार्टी चली जाएगी। गवर्नर के संदर्भ में आपके पास क्या क्या पावर है? तो सर आप, आपकी पार्टी जो भी कुछ डिसाइड कर रही है, जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको उसको गवर्नर के पास में कम्युनिकेट करना है, गवर्नर को इन्फॉर्म करना है जो भी आपके डिसीजंस हैं, राइट। स्टेट से संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे सामने रखना है। प्लस कैबिनेट से संबंधित कोई भी इशू है, गवर्नर अगर चाहते तो आपको गवर्नर को बताना है। गवर्नर को आप एडवाइस करेंगे कि हमें अपने स्टेट में किसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट करना है। एडवोकेट जनरल मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। क्या है सर? स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है? लॉ ऑफिसर स्टेट का। यानी कि अगर सपोज करो कल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉ से संबंधित, तो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये उसका आंसर करेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर यानी कि जो सरकार है उसने इसको अपॉइंट किया है। और अभी जैसे आप यहाँ पे एडवोकेट जनरल देख रहे हो ना, हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ा था व्हेन वी आर कवरिंग दी पार्लियामेंट, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी कराया था मैंने, वहां से बीपीएससी का क्वेश्चन था, और अभी देखो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आएंगे इससे, ठीक है। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट ये करते हैं। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करो तो गवर्नर साहब को अपॉइंट, वो बताते रहते हैं कि गवर्नर साहब हमें कब कब अपनी असेंबली को बुलाना है। ये जब जब बोलेंगे गवर्नर को कि आप असेंबली को बुला लीजिए, हमें डिस्कशन करना है, तो असेंबली को समन कर लिया जाएगा, गवर्नर असेंबली को बुला लेंगे। जब भी ये गवर्नर को बोलेंगे सर हमारा सेशन खत्म हो गया, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हमें हाउस को बंद कर देना चाहिए 2 महीने के लिए, अगले सेशन तक, तो इस हाउस का प्रोरोगेशन, है ना, आपके गवर्नर साहब कर देंगे। अगर ये बोल रहे हैं कि सर मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो हाउस को डिसॉल्व आपके गवर्नर साहब कर देंगे। मतलब ये इनके पास में पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये सारे सारे पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास में। अदर पावर में आपको दिखाई देगा सर स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है, अब जैसे आप देखो नीति आयोग है ना, जो नेशनल लेवल पे प्लानिंग कर रहा है, उसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसे स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है? आपके चीफ मिनिस्टर है। प्लस जो जोनल काउंसिल है, ऐसे बहुत सारे जोन है, हर जोन में 2-3 स्टेट आपको दिखाई देगा, किसी में 3 किसी में 4, उसके वाइस चेयरमैन आपको कौन है? यही दिखाई देंगे आपको, राइट। आपके अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर दिखाई देंगे रोटेशन बेसिस पे, है ना। नीति आयोग जो गवर्निंग काउंसिल है उसके मेंबर कौन होंगे, या इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर कौन होंगे? आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। देखो नीति आयोग जो है ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब नीति आयोग थिंक टैंक है, प्लानिंग करता है, पॉलिसी बनाता है। तो ये सेंटर के लिए भी बनाता है, प्लस ये स्टेट्स के लिए भी बनाता है कि हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेंटर से जितने भी मिनिस्टर्स है वो इसके मेंबर हैं, स्टेट्स में जितने भी चीफ मिनिस्टर है, मतलब हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो नीति आयोग के मेंबर है, ताकि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग बने वो पूरे देश के लिए बने। एक फेडरल स्ट्रक्चर को वहां पे डिफाइन किया गया नीति आयोग में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर डिवाइड किया गया है। दोनों का रोल होना चाहिए देश की पॉलिसीज बनाने के लिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी उसके मेंबर्स हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे बॉडी दिखाई दे रहा है इन सभी की ये मेंबर है। प्लस किसी भी स्टेट में अगर कोई क्राइसिस आ गया तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा फेस कौन है? चीफ मिनिस्टर है, लीडर है रूलिंग पार्टी के, पॉलिटिकल हेड है, ठीक है। तो ये सब खैर बेसिक से चीजें आप सभी को पता है, यू गाइस नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स दिए हुए, आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने आपको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नर को एडवाइस करेंगे, लेकिन ये एडवाइस उनके ऊपर में बाइंडिंग नहीं है, राइट। ये एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं, जस्ट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 163 में 164 क्या बोलता है? सीएम को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे। 166 क्या बोलता है कि सर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट, एक स्टेट का बिजनेस, एक स्टेट काम कैसे करेगा, तो सर वो डिपेंड करता है आपके गवर्नर के ऊपर, वो किस तरीके से उसका काम लेकर के आते हैं ना। 167 बता रहा है कि ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर का कि वो सारे इंफॉर्मेशन आप गवर्नर को बताइए जो गवर्नर आपसे पूछ रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं। 177 बता रहा है कि मिनिस्टर्स का क्या राइट है, मिनिस्टर्स के पास में क्या अधिकार है। तो मैं आपको इनको ना थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अगली क्लास में जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको सेम बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं दिखाई देगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब होता क्या सर, स्टेट में ना एक मंत्रिमंडल होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको अपॉइंट भी कौन करते हैं? आपके गवर्नर साहब करते हैं। और किसको अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? जिसका नाम चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे, है ना। यूनियन में जिसका नाम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे, उनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर रहे हैं। तो वही बात है सर, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका, उसका ये स्टेट लेवल है। ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब स्टेट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आते हैं। आर्टिकल 163, 164 इससे डील करते हुए नजर आते हैं। तो देखो 164 तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे हमने आर्टिकल 75 पढ़ा था यूनियन में, ठीक है। एक आपको 163 ध्यान में रखना है। आर्टिकल 163 क्या बोल रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे?
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक मंत्रिमंडल है जिसको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर उसके हेड है, और ये लोग आपस में मिल करके गवर्नर को अपनी पॉलिसीज के बारे में एडवाइस कर रहे हैं, और ये जो पॉलिसीज बनाएंगे वही पॉलिसी स्टेट का होगा, दैट विल बी द पॉलिसी ऑफ स्टेट। उसी हिसाब से स्टेट की गवर्नमेंट काम करते हुए नजर आएगी, यानी कि बहुत ही पावरफुल सी बॉडी है, राइट। जो भी मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इस चीज को याद रखना। अगर सपोज करो कल मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया कुछ भी गवर्नर को कि सर हमें लगता है हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, और गवर्नर ने उस काम को ऐसे कर दिया, और गवर्नर के करने के बाद उससे कुछ नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, कुछ उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जुडिशरी इंटरवीन करेगी, अच्छा ये बताओ गवर्नर को एडवाइस किसने दिया था, आपने गलत एडवाइस दिया, आपके कारण ऐसा हुआ, ये सब नहीं हो सकता। जो भी कुछ एडवाइस दिया गया है गवर्नर साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी एक अलग बॉडी है और गवर्नर, मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव एक अलग बॉडी है, एंड देयर इज द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड दी जुडिशरी, राइट। हमने इसको पढ़ा हुआ था कहां पे, डीपीएसपी में, इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में पढ़ा था सर, सेपरेशन ऑफ पावर, सभी को मैंने पढ़ाया था, जाकर के वीडियो देखो, कि हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अलग अलग पावर है, दोनों का पावर अलग है, दोनों अपने पावर में इंटरवीन नहीं कर सकते, तो इस चीज को याद रखेंगे, राइट। जिस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेट में दिखाई दे रहा है नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सेम आपको यूनियन में भी दिखाई देगा, कि अगर सपोज करो वहां पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस किया, तो वो एडवाइस कभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं है, आप ये नहीं पूछ सकते कि क्या एडवाइस किया, क्यों एडवाइस किया, कुछ भी नहीं, दैट इज द मोमेंट ऑफ द टाइम जो एग्जीक्यूटिव से उन्होंने डिसीजन लिया वो ले सकते हैं डिसीजन। आर्टिकल 164 बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बता दिया बार बार, वही है कि मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट भी गवर्नर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो उनको लेजिस्लेचर में मिला है ना। एक इंपॉर्टेंट सा चीज आपको याद रखना है सर, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो याद रखना 91st अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, इसने बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या, तो सर लेजिस्लेटिव असेंबली का 15%। सपोज करो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100 लोग हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनके पास में 15 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मतलब 15 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% एक नंबर फिक्स किया गया है, और ये नंबर सिर्फ यहां पे नहीं, ये नंबर यूनियन में भी है। अगर आपके पार्लियामेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कितने होंगे सर, दैट आल्सो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये भी है सर 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेम है। एक चीज जो एक्स्ट्रा आपको यहां पे दिखाई देगा वो ये है कि उन्होंने मिनिमम नंबर भी फिक्स कर दिया कि मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए, लेकिन ये मिनिमम नंबर आपको पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाई देगा। पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में है कि लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका मात्र 15%, दैट इज ऑल। इसी को 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया लोकसभा के केस में। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में क्या है, तो सर इसमें बोला गया 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज द मैक्स, मिनिमम है 12 मिनिस्टर्स तो मिनिमम आपके पास होने ही चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट से प्रोविजन है। प्लस अगर कोई भी एमएलए है, अगर आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया डिफेक्शन के बेसिस पे, तो मिनिस्टर नहीं रहेगा। अभी डिफेक्शन वाला केस मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, किसमें, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में भी थोड़ा पढ़ा दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्टी से जीत करके एमएलए बन रहे हैं और आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको एमएलए के पोस्ट से हटा दिया जाएगा, आपके ऊपर में डिफेक्शन लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको एक पार्टी से अलाइन होने के कारण वोट दिया था, उस पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा सेम है, इसलिए वोट दिया था। आप लोगों का वोट ले लिए एक पार्टी के नाम पे, और आप जब लोगों का वोट लेकर के एमएलए बन गए तो आपने पार्टी चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ तो विश्वासघात हुआ। आप अगर दूसरी पार्टी से ही खड़े होते तो हो सकता है शायद लोग आपको ना चुनते, इसलिए वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मैं आपको इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, है ना। तो ये सभी चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि कब तक वो मिनिस्टर रहेंगे, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, है ना। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नर साहब के नाम पे ले जाएंगे। गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, और गवर्नर जो है वो सरकार के मिनिस्टर्स के लिए रूल्स बना सकते हैं। मतलब अलग अलग मंत्रालय में अगर कोई हमें नया रूल बनाना है, वो कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा, उनके पास में पावर है, राइट, कि वो नए रूल्स को बना सकते हैं, चीजों को इजी करने के लिए, प्रोसेस जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस उसको आसान करने के लिए गवर्नर के पास में पावर है, क्योंकि गवर्नर क्या है, आपके संवैधानिक मुखिया है, तो उनके पास पावर है, वो रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने 10 बार बता दिया कि कोई भी एडवाइस, राइट, जो गवर्नर मांग रहे हैं उनको देना पड़ेगा उनको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी कुछ प्लान किया गवर्नर को जाके बताना पड़ेगा, सब बता चुका हूं मैं आपको।
177 है राइट ऑफ मिनिस्टर्स। राइट ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स का क्या अधिकार है? सबसे पहला तो सर जो असेंबली है, राइट, उन असेंबली में या जिस भी कमेटी के वो मेंबर हैं उसमें वो बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैन नॉट वोट अनलेस मेंबर ऑफ दैट हाउस। मतलब सपोज करो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी डिबेट होगा तो आप इसमें बैठिए, पार्टिसिपेट करिए, आप इसमें वोट भी करिए, है ना। और आप मिनिस्टर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के आप मेंबर है और आप यहां से मिनिस्टर है। सपोज करो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गए, आप मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के और आप मिनिस्टर थे, तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास पावर है कि वो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर है कि वो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, किसी भी हाउस में डिस्कशन हो रहा है तो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास में स्पेशल पावर है क्योंकि वो मिनिस्टर है, राइट, उनको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया तो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, भले वो मेंबर एक ही हाउस से हो। बस इतना ही ट्रैप है कि जिस हाउस के मेंबर है उस हाउस में डिस्कशन होगा, उसमें वोट होगा तो वो वोट डालेंगे, दूसरे हाउस में अगर वो बैठ रहे हैं तो उसमें वोटिंग होगा तो उसमें वोट नहीं करेंगे क्योंकि भैया वो उस हाउस के मेंबर नहीं है। एज सिंपल एज दैट। यानी कि अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर डिस्कशन हुआ तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इसमें वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेंबर तो एक ही हाउस के थे ना। अब मिनिस्टर अगर दोनों हाउस में वोट करने लग जाएंगे तब तो पार्टी को डबल फायदा हो गया। जो आदमी उस हाउस का मेंबर नहीं है वो भी वोट डाल के जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो जिस हाउस का है बस उसी में वोट करे। हाँ, आप मिनिस्टर तो बैठो दोनों में डिस्कशन करो, वोट नहीं कर सकते। चलो जी भैया, ऑलमोस्ट इट इज डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वही बात है सर, गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं, हाँ, गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस। डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर के आप समझो, अगर डिस्क्रिशनरी पावर है तो गवर्नर अपने हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नथिंग इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड आउट। ये क्या लिखा हुआ है सर? टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ये टॉपिक है, ठीक है। अब जितने भी मिनिस्टर्स, एक चीज को ये समझ जाओ कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये सब के सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि सर ये लेजिस्लेटिव असेंबली ही है जिसमें आपको मेजोरिटी मिला है तो आपकी सरकार बनी और आप मिनिस्टर बने। तो सारे के सारे मिनिस्टर आपके स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे उन मिनिस्टर्स के पास में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कल आपकी सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस पास हो गया कि भैया आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप सब लोग कलेक्टिवली चले जाएंगे। मतलब आप एक नई सरकार आएगी, आप सब लोग कलेक्टिवली डिसॉल्व हो गए। आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब सपोज करो आपको एक मंत्रालय दिया गया, उस मंत्रालय में कुछ काम था, आपने उसको ठीक तरीके से नहीं किया तो आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि आप अकाउंटेबल है। आप हेल्थ मिनिस्टर थे इस पर्टिकुलर स्टेट में, इतने लोग, इतने बच्चों की जान चली गई आपके स्टेट में मिसमैनेजमेंट से, तो आप इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? मतलब अगर गवर्नर साहब का कोई भी ऑर्डर पास होगा तो उस ऑर्डर के नीचे आपके मिनिस्टर को खुद साइन करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज को आप याद रखना, इंग्लैंड में क्या होता है ना कि जो राष्ट्र, इंग्लैंड में किंग होता है, राष्ट्रपति तो होते नहीं है, तो किंग ने अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इस पर अगर किंग ने साइन कर दिया तो इस साइन के नीचे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी साइन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग तो मिनिस्टर का था, है ना। तो सपोज करो अगर ये पॉलिसी जिसपे साइन किया गया ये गलत हो गया, इससे कुछ गलत हो गया समाज में, तो वहां का पॉलिसी है, इंग्लैंड का पॉलिसी क्या है? किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा पे नहीं आएगी, उस राजा के नीचे जिस मंत्री ने साइन किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपके मंत्रालय में हुआ है। राजा को हम दोष नहीं करेंगे, आपको करेंगे, आपने पॉलिसी बनाया था, राजा का भी गलत नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका इंग्लैंड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे इंडिया में ये सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे जो गवर्नर साहब साइन कर रहे तो इसके नीचे मिनिस्टर को साइन करना पड़ेगा कि कुछ गलती हुआ तो गवर्नर को पकड़ा जाएगा। नहीं, मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा, गवर्नर बच जाएंगे, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ बेसिकली किसी को भी साइन नहीं करना है। और इनफैक्ट जो कोर्ट्स है उनको मना कर दिया गया है कि आप मिनिस्टर का जो भी एडवाइस दिया गया गवर्नर को, आप उसके ऊपर में इंक्वायरी नहीं कर सकते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से ट्रैप्स इस पे क्वेश्चन आता है। बाकी कंपोजिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या कंपोजिशन होगा, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। ये जितने भी यहाँ पे आपको मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कौन है? ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, अब उन डिपार्टमेंट में डिप्टी मिनिस्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सपोज करो आपके स्टेट में कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है तो हो सकता है फॉरेस्ट का डिप्टी मिनिस्टर हो। आपके स्टेट में कोई हेल्थ मिनिस्टर है, हो सकता है उस हेल्थ का डिप्टी मिनिस्टर हो, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर। तो ऐसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, ये सब के सब लोग आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे। नंबर याद रखना है सर
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% से ज्यादा नहीं हो सकते और 12 नंबर से कम नहीं हो सकते। ये इनका मिनिमम और मैक्सिमम का लिमिट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंड किया गया, इसके आगे आपको नहीं जाना है। अगर आपने इतने से कर लिया है तो आपका गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से कवर अप हो गया। इसके पीवाईक्यूज लगाओगे सब लगने लगेंगे, यूपीएससी से लेके स्टेट पीसी से लेके सारे वनडे एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, जो भी अलग अलग यूपीएससी वर्टिकल के एग्जाम है सभी क्वेश्चंस लगेंगे। अगला जो टॉपिक है दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद हमारा स्टेट वाइंड अप हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे जुडिशरी, जहां पे हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट 1 से 2 वीडियो में कवर अप करना है और एक वीडियो में पंचायती राज, जिसमें हम पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी खत्म करके अपनी पॉलिटी सीरीज खत्म करेंगे। सो बाकी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग। दिस वाज द 20th वीडियो, 5 वीडियो और एंड पॉलिटी इज डन। So all the very best every one of you. If you like the content, do let me know in the comment box, and if you're here, make sure that you guys subscribe the channel. Ultimately, if you subscribe the channel, that gives some motivation to me and to the team. So thank you so much everyone. Happy learning. See you tomorrow in tomorrow's class. All the very best. Take care. Thank you so much.